जय हिंद साथियों, मैं सुनील गढ़वाल आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी कैफे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने बात की थी साइंस के सामान्य विज्ञान के बेसिक इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने जाना था कि सबसे पहले हम बायोलॉजी के पार्ट को पढ़ेंगे और बायोलॉजी के पार्ट में सबसे पहले मैं आज चर्चा करने वाला हूं आप लोगों के बीच मानव शरीर की बात करता हूं। मानव शरीर के अंतर्गत जो भी तंत्र वगैरह आते हैं उन सबकी बात करेंगे अपने यहाँ पे। देखिए, मानव शरीर ह्यूमन जो बॉडी है, मानव शरीर में सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले मानव शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? शुक्राणु और अंडाणु के आपस में निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? मानव शरीर का क्या हुआ है निर्माण? शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़े फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे क्या बना है? भ्रूण बना है, जाइगोट का निर्माण हुआ है। और इस भ्रूण को मानव जीवन की क्या कहा हमने? प्रथम कोशिका कह सकते हैं मानव जीवन की। और मानव जीवन की प्रथम कोशिका और नींव की ईंट, मानव जीवन की नींव की ईंट भी क्या कहलाया? यही जाइगोट कहलाया, यही भ्रूण कहलाया। तो भ्रूण मानव जीवन की क्या हुई? पहली कोशिका हुई। देखो, ये भ्रूण क्या है? एक कोशिका है। भ्रूण क्या है? एक कोशिका है। अब कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में जुड़ी, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़कर निर्माण कर लेती हैं किसका? उत्तकों का। किसका निर्माण कर लेती है? उत्तकों का निर्माण कर लेती है। जब बहुत सारे उत्तक आपस में जुड़ते हैं तो बहुत सारे उत्तक आपस में जुड़कर के किसका निर्माण कर लेते हैं? अंग का निर्माण कर लेते हैं। बहुत सारे अंग आपस में जुड़कर के किसका निर्माण कर लेते हैं? तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। और बहुत सारे तंत्र के बाद में क्या बन जाता है? मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ह्यूमन बॉडी की यहाँ पे बात हुई है। अब सबसे पहले ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे पहले जो पार्ट यहाँ पे स्टार्ट अपन करेंगे वो करेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी अपन कहेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र, मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी यूज करूंगा साथ साथ में। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी इसे अपन क्या कह सकते हैं? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इस रक्त परिसंचरण तंत्र को कहेंगे। यानी सामान्य भाषा में अपन देखें, रक्त जो है, ब्लड जो है, परिसंचरण, परिसंचरण यानी घूमना, रक्त परिसंचरण तंत्र। तंत्र का मतलब क्या है? शरीर से है, यानी पूरी शरीर में ब्लड का संचरण करने वाला जो तंत्र, जो सिस्टम बना हुआ, वही क्या कहलाया है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस रक्त परिसंचरण तंत्र के जो जन्मदाता है, जो जनक अपन कह सकते हैं, जन्मदाता या जनक जो कह सकते हैं, वो कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे सन 1900 के लगभग आसपास इन्होंने, विलियम हार्वे ने किसके बारे में बताया? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बताया, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि इस रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन होता है, इस रक्त परिसंचरण का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत आता है? एंजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाया? एंजियोलॉजी कहलाया। देखो, ये एंजियोलॉजी शब्द है ना, दो भागों में टूट सकता है। एक तो जैसे एनजीओ, एक तो एनजीओ और दूसरा अपन ले सकते हैं लॉजी। और मैंने बताया था कि विज्ञान के अंदर लॉजी शब्द का जो अर्थ है वो किससे है? अध्ययन से है। लॉजी शब्द का अर्थ किससे? अध्ययन से है। और एनजीओ का मतलब होता है मित्रों, एनजीओ का मतलब होता है बहता हुआ ब्लड, बहता हुआ रक्त। यानी बहते हुए रक्त के अध्ययन के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताने वाले भी कौन थे? विलियम हार्वे थे। बहते हुए रक्त के अध्ययन के बारे में बताने वाले भी कौन थे? विलियम हार्वे। और रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। ध्यान दें यहाँ पे, ये रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, देखो, दो प्रकार का होता है। एक तो खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। मनुष्य वगैरह जीव जंतु जो है, मनुष्य है, इसके अलावा बकरी, भेड़, गाय, पशु पक्षी, इनकी बात करें, इनमें पाया जाता है कैसा? बंद परिसंचरण तंत्र। लेकिन जो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और बात आती है खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ होता है? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, एलपी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया। खुला परिसंचरण तंत्र जो है, मैं बात करूं, देखो, एक तो देखो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो जगत है, ऑर्थोपोडा जो फैमिली है, ऑर्थोपोडा परिवार या संघ, मैं यहाँ पे कह रहा हूं, ऑर्थोपोडा जगत या फैमिली में कौन आएंगे? कीट आएंगे। कीट जो होंगे, जितने भी जो कीट है वो किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं, ऑर्थोपोडा फैमिली के अंदर आते हैं। इसके अलावा और बात करूं, मोलेस्को फैमिली, मोलेस्का संघ जो है, मोलेस्का जो परिवार है, उसमें जैसे एक आता है जलीय जीव घोंगा, आपने नाम सुना होगा, घोंगा। घोंगा क्या है? एक प्रकार का जलीय जीव है। जलीय जीव है। इनमें कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा गया, एएलपी एग्जाम, सीबीटी फर्स्ट,
एएलपी एग्जाम सीबीटी फर्स्ट में यहां से क्वेश्चन आया था कि ऑर्थोपोडा संघ जो है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र। तो क्वेश्चन का जो आंसर रहा वो क्या रहा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे और बात करते हैं, जन्मदाता की बात होगी विलियम हारे। अध्ययन क्या कहलाया, एंजियोलॉजी कहलाया, एंजियो प्लस लॉजी, यानी बहते हुए रक्त के अध्ययन को ही क्या कह दिया, रक्त परिसंचरण तंत्र कह दिया। देखो रक्त परिसंचरण तंत्र यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या करता है, परिवहन। ये ब्लड क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का क्या कर रहा है, कार्य करा, और इसे क्या कहा, रक्त परिसंचरण तंत्र। ध्यान दें यहाँ पे तीन चीजें हैं इस रक्त परिसंचरण तंत्र में। देखो तीन चीजें आती हैं, तीन चीजें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। एक तो है जैसे ब्लड, एक तो आ गया यहाँ पे क्या, ब्लड पढ़ेंगे। रक्त के साथ में यहाँ पे कौन आएंगी, हृदय आएगा, और हृदय के साथ में क्या आएंगी यहाँ पे, रुधिर वाहिनिकाएं, रुधिर वाहिनिकाएं या फिर रुधिर वाहिनिकाएं यहाँ पे इसको कह दिया है मैंने। देखो ध्यान दे, रक्त है, हृदय है, तीन चीजों को यहाँ पे इस रक्त परिसंचरण तंत्र में अपन पढ़ेंगे। एक है रक्त है, एक है हृदय, एक रुधिर परिसंचरण तंत्र। कैसे, देखो सबसे पहले हृदय जो है, हृदय यहाँ पे इंजन का काम करता है। किस प्रकार, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करूं। जैसे अपने कुआं है, कुएं के बाहर इंजन है, पानी को अंदर से खींचकर बाहर लाने के बाद में भी क्यारियों में पानी पहुंचता है छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से। कौन पहुंचा पा रहा है, इंजन के माध्यम से सब कुछ हो रहा है, पानी अंदर से आ पा रहा है। इसीलिए हृदय जो है इस रक्त को, ये रक्त जो है रुधिर वाहिनियों को, क्यारियों जैसे क्यारियां, इंजन जो है क्यारियों तक पानी पहुंचा रहा है कुएं के अंदर से निकाल के, ठीक उसी प्रकार ये रक्त भी जो है, ये हृदय जो है पंप का कार्य कर रहा है, इंजन का कार्य कर रहा है, जो रक्त को कहां पहुंचा रहा है, प्रत्येक रुधिर वाहिनिकाओं तक पहुंचाने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तीनों चीजों का अध्ययन यहाँ पे करेंगे अपन, रक्त, हृदय और रुधिर। सबसे पहले मैं पार्ट की बात करूंगा यहाँ पे रक्त की। देखो रक्त की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, ये रक्त परिसंचरण तंत्र को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब ब्लड की बात करूँ मैं सबसे पहले, रक्त की। ध्यान दीजिए, रक्त जो है रक्त को ही क्या कह देंगे, रुधिर, रक्त को ही क्या कह देंगे, रुधिर। और एक ग्रामीण भाषा में एक शब्द काम में ली जाती है, लोही, लोही। इस ब्लड को ग्रामीण भाषा में अपन लोही भी कह देते हैं, सुना होगा आपने। देखो इसका कारण बता दो, ग्रामीण भाषा में इसको लोही क्यों कहा जाता है रक्त को, क्योंकि लोही का मतलब किससे है, लोहा। लोही का मतलब मैं कह सकता हूं क्या है, लोहा है। यानी इसके अंदर एक धातु पाई जाती है, कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है, किसके अंदर, लोहे के अंदर, इसलिए इसको क्या कह दिया, लोही। देखो बात करते हैं रक्त की। सबसे पहले मैं कहूं रक्त क्या है, रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो रक्त है एक प्रकार का क्या, रक्त एक प्रकार का मित्रों है तरल संयोजी उत्तक। रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक, यानी अपन क्या कह सकते हैं, लिक्विड कलेक्टिव टिश्यू इसे कह सकते हैं। तरल संयोजी, तरल का मतलब ध्यान दे, तरल का मतलब किससे है, तरल का मतलब लिक्विड से है, और लिक्विड का मतलब किससे है, द्रव से है। और द्रव क्या है, द्रव मित्रों एक पदार्थ की क्या है, ये अवस्था है, पदार्थ की क्या है, अवस्था। द्रव किसकी अवस्था हो गई, पदार्थ की हो गई अवस्थाएं। पता होगा आपको मुख्य पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है, 5 अवस्थाएं पढ़ते हैं अपन, जिसमें एक ठोस है, एक द्रव है, एक गैस है। पदार्थ की देखो 5 अवस्थाओं के बारे में भी साथ ही आपको बता देता हूं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, जिनमें एक ठोस है, एक द्रव है, एक गैस है, एक प्लाज्मा है, एक प्लाज्मा है, और एक है बीईसी। देखो एक ठोस, एक द्रव, गैस, इनका नाम आसानी से आपने सुना होगा। प्लाज्मा एक आती है पदार्थ की चौथी अवस्था है, जो क्या कहलाती है, प्लाज्मा। ठोस और द्रव दोनों के मध्य की जो अवस्था है वो क्या है, प्लाज्मा है। और 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडक्शन, बोस-आइंस्टीन सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं, जिसे प्राय अपने काम में उपयोग में नहीं लेते। इस पदार्थ की 5वीं अवस्था प्राय अपने उपयोग में नहीं आती है। अब देखो संयोजी शब्द का मतलब क्या है, संयोजी का मतलब क्या है, जोड़ने वाला। संयोजी का मतलब क्या है, जोड़ने वाला। किसको जोड़ने वाला, उत्तक। हमने यहाँ पे पीछे देखा मानव शरीर की जब बात कर रहे थे कि बहुत सारी कोशिकाएं जुड़कर के निर्माण किसका कर रही है, उत्तकों का निर्माण कर रही है, तो अपन कह सकते हैं कोशिकाओं का क्या है, समूह। उत्तक का मतलब क्या है, कोशिकाओं का समूह। उत्तक का मतलब हो गया कोशिकाओं का समूह, यानी बहुत सारी कोशिकाओं का समूह ही क्या है, रक्त है, जिसे क्या कह दिया है, तरल संयोजी उत्तक हमने यहाँ पे कह दिया है। तरल संयोजी उत्तक इसको क्या दिया है, नाम दिया। जैसे और एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास करूं, देखो ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है। आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है। हम पढ़ते हैं कि आरबीसी की संख्या लगभग 50 से 55 लाख होती है, और पर घन एमएम होती है, पर घन एमएम, यानी प्रत्येक घन एमएम ब्लड के अंदर
कितनी पाई जाती है? 55 लाख आरबीसी की संख्या पाई जाती है। और आरबीसी क्या है? कोशिका है। डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग कितनी होती है? 11,000 के आसपास। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? लगभग 2.5 से 4 लाख के मध्य, जो कितने में? 1 घन mm ब्लड में पाई जाती है। जबकि मनुष्य के अंदर तो रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। तो 5 से 6 लीटर ब्लड के अंदर तो लाखों मिलियन कोशिकाओं की संख्या हो जाएगी। तो ये बहुत सारी इन कोशिकाओं को समूह के रूप में जोड़े रखने का काम करता है। इसीलिए इस ब्लड को क्या कहा हमने? तरल संयोजी ऊतक यहाँ पर नाम दिया है। देखो और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि इस रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा। ध्यान दीजिए, रक्त का जो अध्ययन है, इस रक्त के अध्ययन को अपन कहते हैं हिमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। लॉजी शब्द का मतलब किससे? अध्ययन से। और हीम का मतलब क्या होता है? 2 भागों में टूटता है, हीमोलॉजी। हीम का मतलब जमा हुआ है, यानी रुके हुए ब्लड का अध्ययन अपन कह सकते हैं, रुके हुए रक्त का अध्ययन। यदि क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि रुके हुए रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी ही कहलाएगा। और बहते हुए रक्त का अध्ययन पूछे तो मैंने आपको पीछे बता दिया, बहते हुए रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी रक्त का क्या कहलाया? अध्ययन। थोड़ा सा और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। देखो, रक्त के अध्ययन के बाद में आगे बात करता हूं कि स्वस्थ जो मनुष्य है, उस स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो ब्लड की मात्रा पाई जाती है, स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो ब्लड की मात्रा, पुरुषों के अंदर बात करें तो 5 से 6 लीटर है, लेकिन महिलाओं के अंदर कुछ पुरुषों के बजाय थोड़ा ब्लड की मात्रा कम पाई जाती है। यानी महिलाओं की यदि अपन यहाँ पे बात कर लें तो महिलाओं के अंदर ब्लड की मात्रा लगभग रहती है 4.5 से कितने लीटर? 5.5 लीटर के मध्य किसकी मात्रा रहती है? ब्लड की मात्रा रहती है। तो स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त की मात्रा है वो कितनी है? 5 से 6 लीटर। और बात को आगे बढ़ाऊं, वजन की यदि बात करें तो मनुष्य का जितना वजन है, उस वजन का लगभग 7 से 8% मात्रा में क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। 7 से 8% जो हिस्सा है वो मनुष्य के शरीर के वजन का क्या रहता है? रक्त का रहता है। आगे बढ़ाते हैं बात को। इसके बाद में देखो, रक्त का रंग कैसा है? लाल है। और रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण है, इसकी बात कर लेते हैं कि रक्त का लाल रंग है तो क्यों है। ध्यान दीजिए, रक्त का जो रंग है वो कैसा है? लाल है। क्या है? लाल है। और रक्त का लाल रंग किसके कारण है? ये लाल रंग है एक वर्णक के कारण, एक वर्णक के कारण। और ये वर्णक जो है शरीर के अंदर श्वसन वर्णक का काम करता है। और लाल रंग जिस वर्णक के कारण है उस वर्णक का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन जिसका नाम है। इसी के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाई जाती है? आयरन भी पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है इस हीमोग्लोबिन के अंदर। और आयरन में भी ध्यान दे, देखो 2 ऐसे का आयरन के, एक है Fe2+ और एक है Fe3+। 2 ऐसे का आयरन के, Fe2+ को कहते हैं प्राय हम फेरस और Fe3+ को क्या कहते हैं? फेरिक कहते हैं। और जो इस हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? फेरस वाला भाग पाया जाता है। किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के अंदर। थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा है? लाल है। लेकिन आपसे पूछे कि इस हीमोग्लोबिन का रंग कैसा है, तो इसका रंग लाल नहीं है। इस हीमोग्लोबिन का स्वयं का जो रंग है वो कैसा है? बैंगनी रंग है। कैसा रंग है? बैंगनी रंग। और ये हीमोग्लोबिन किसका काम करता है? ब्लड के अंदर श्वसन वर्णक का काम करता है। श्वसन वर्णक क्यों कहेंगे? क्योंकि ब्लड के साथ में ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य करेगा, इसीलिए इसको क्या कह दिया? हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक। देखो, थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं मैं। इस हीमोग्लोबिन को अपन Hb की सहायता से भी दर्शा सकते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त देखो, एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है रक्त शुद्ध रक्त, और एक होता है कैसा? अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त अपन कहेंगे जिस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड है वो कैसा है? शुद्ध रक्त है। और इसमें ऑक्सीजन क्या है? O2 अनुपस्थित है। वो कैसा ब्लड है? अशुद्ध रक्त इसे कह सकते हैं। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। तो ध्यान दीजिए, यदि शुद्ध रक्त हीमोग्लोबिन के साथ शुद्ध रक्त बहता है, यानी Hb+ क्या कर दूं मैं यहाँ पे? क्या कर दूं? O2। यदि Hb+ O2 जुड़ता है तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। यदि किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ में यदि क्या जुड़े? ऑक्सीजन जुड़े तो क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आगे बात करूं, यदि हीमोग्लोबिन के साथ में क्या जुड़े? कार्बन डाइऑक्साइड जुड़े। प्राय क्या कह सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त कहेंगे। और इसे क्या कह देंगे? कार्बोहीमोग्लोबिन।
कार्बो हीमोग्लोबिन, इसको क्या देंगे, नाम देंगे। यदि किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 जुड़े तो इसे रक्त को क्या कहेंगे, कार्बो हीमोग्लोबिन रक्त कहेंगे। और बात करें यदि इस हीमोग्लोबिन के साथ में क्या जुड़े, CO, और CO को क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। CO का क्या नाम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो विषैली गैस है, साइलेंट सुसाइड गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये बनेगा कार्ब मोनोहीमोग्लोबिन, कार्ब मोनोहीमोग्लोबिन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीनों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। देखो आपसे पूछे कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। कैसा होता है, लाल। जबकि इस CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त जो हीमोग्लोबिन है उसका रंग पूछे तो इसका रंग मित्रों रहेगा कैसा, गहरा नीला। कैसा रंग होता है इसका, गहरा नीला रंग होता है। यहां तक की बात हुई, मैं चर्चा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाता हूं। यहां से बाद में बात करें, ये हीमोग्लोबिन युक्त ब्लड की बात होगी, थोड़ा सा और आगे चर्चा को बढ़ाएं। ये रक्त जो है, इस रक्त के अंदर ध्यान दें, इस रक्त को देखो दो भागों में डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस रक्त को, ये तो सामान्य बेसिक जानकारी ब्लड के बारे में हो गई। इस रक्त को अपन दो भागों में विभाजित करेंगे, दो भागों में रक्त को विभाजित करेंगे। देखो ब्लड जो है, रक्त जो है दो भागों में यहाँ पे बटा है, जिसमें एक मैं ले रहा हूँ, एक है यहाँ पे कौन, प्लाज्मा, एक है प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा का जो है कितना प्रतिशत हिस्सा रक्त में पाया जाता है, या तो कह सकते हैं अपन 50 से 60% या फिर 55% जो हिस्सा है वो रक्त में किसका होगा, प्लाज्मा का। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो क्या है, रुधिर कणिकाएं। क्या कह सकते हैं, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं दूसरा हिस्सा होगा ब्लड का, रुधिर कणिकाएं। और इसका जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 45%। ये कैसे होते हैं, देखो ठोस, ये कैसी होती है, ठोस होती है। कणिकाएं कैसी होती है, ठोस होती है। जबकि ये जो होता है ये किस अवस्था में पाया जाता है, अपन कह सकते हैं प्लाज्मा किस अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। और इस प्लाज्मा का तरल अवस्था में पाए जाने का कारण मैं बता दूं आपको, क्योंकि इस प्लाज्मा के अंदर मित्रों ध्यान दें 90 से 92% जो मात्रा पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, जल की पाई जाती है। कह सकते हैं अपन किसकी, H2O की। जबकि जो बाकी जो 8 से 10% हिस्सा यहाँ पे बचा है, 8 से 10% हिस्से में क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक प्लस अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक और क्या पाए जाते हैं, अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। किसमें, 8 से 10% हिस्से में। जिस प्लाज्मा के अंदर यदि 90 से 92% हिस्सा जिसमें जल का है तो वो कैसा रहेगा, तरल रहेगा। तरल कह दिया इसको। या फिर मैं इसे कह सकता हूँ ये जो माध्यम है इसका वो कैसा होता है, ये प्रकृति कैसी दर्शाता है, क्षारीय प्रकृति। ये प्लाज्मा कैसी प्रकृति दर्शाता है, प्रकृति पूछे तो कैसी प्रकृति होगी, क्षारीय। और बता दूं आपको ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा का जो हिस्सा है वो कितने प्रतिशत होता है, 55% पाया जाता है। कितने परसेंट हिस्सा पाया जाता है, 55%। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था मित्रों, जूनियर अकाउंटेंट 2000 भर्ती परीक्षा, जूनियर अकाउंटेंट की 2013 वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त के अंदर प्लाज्मा का कितना परसेंट हिस्सा पाया जाएगा, आंसर रहेगा 55%। और चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, 8 से 10% वाला जो हिस्सा है इसमें कार्बनिक यौगिक भी है, साथ में क्या है, अकार्बनिक यौगिक। देखो आपसे पूछे इन कार्बनिक यौगिकों में क्या पाए जाते हैं, मैं कहूंगा इन कार्बनिक यौगिकों में एक तो रहेंगे कौन, एमिनो अम्ल रहेंगे। एमिनो अम्ल के बाद में और बात करूं तो कौन रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बाद में मैं बात करूं तो यूरिया भी किस में आएगा, NH2 जिसका रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया भी किस में आएगा, प्रोटीन में आएगा, कार्बनिक यौगिक में आएगा, प्लाज्मा वाले भाग में। इसके अलावा और बात करूं, मुख्य जो भाग आता है इसमें क्या आता है, प्रोटीन। क्या आता है, प्रोटीन। जबकि अकार्बनिक की मैं बात करूं, अकार्बनिक में देखो, अकार्बनिक में कुछ धातुएं हैं जिन्हें मैं कह सकता हूं, कुछ मिनरल्स है, कुछ खनिज है जिन्हें कह दिया। यहाँ पे जैसे सोडियम आयन है, कुछ आयन पाए जाते हैं, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है। ये कुछ आयन पाए जाते हैं किसमें, अकार्बनिक पदार्थों में। और साथ में पाया जाता है NaCl का मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पुटअप हो सकता है कि अकार्बनिक भाग जो 8 से 10% हिस्से में पाया जाएगा उसमें सर्वाधिक मात्रा किस आयन की रहेगी, तो वो रहेगी, ध्यान रखना, किसकी, NaCl की, सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा अकार्बनिक पदार्थों में किसकी होगी, सोडियम क्लोराइड की। अब देखो प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन जो है कार्बनिक पदार्थों में थोड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, थोड़ा सा विस्तृत चर्चा इसकी करते हैं। देखो प्रोटीन जो है मुख्यतः 3 प्रकार की बता रहा हूं, वहां पे 4 प्रकार की होती है प्रोटीन वैसे। जैसे एक तो है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, जिसे अपन कह सकते हैं फाइब्रिनोजन भी। जिस प्रोटीन को क्या नाम दे सकता हूं मैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी कह सकता हूं, फाइब्रिनोजन। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं इन चीजों को। देखो
कार्बनिक वाले में जो प्रोटीन थी उस प्रोटीन के प्रकार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रकार में देखो, पहला प्रकार मैंने बताया प्रोथ्रोम्बिन, या फिर इसे क्या कह दिया मैंने, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। दूसरी और बात करूं, दूसरी यदि मैं बात करूं, दूसरी आती है एल्ब्यूमिन। और यदि बात करूं तो एक आती है ग्लूबिमिन प्रोटीन। देखो अलग अलग इनका कार्य भी है, अलग अलग। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये रक्त का क्या बनाने में सहायक है, थक्का बनाने में सहायक होती है, ब्लड का थक्का बनाने में प्रोटीन क्या है, सहायक है। एल्बुमिन जो है, एल्बुमिन ध्यान रखना, इस प्रोटीन में जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, आपसे पूछ लिया जाए तो पाई जाती है किस प्रोटीन की, एल्बुमिन प्रोटीन की, जो आपने देखा हो अंडे में भी पाई जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन दूध में भी पाई जाती है। और तीसरी है ग्लूबिमिन प्रोटीन। इस एल्बुमिन का कार्य क्या होता है, ये खनिजों का संतुलन करने का कार्य करती है, खनिजों का संतुलन इसका कार्य है। और यदि ग्लूबिमिन का कार्य आपसे पूछे तो इसका कार्य है प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करना, यानी कह सकते हैं एंटीबॉडी का निर्माण भी कह सकते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करना, विकास करना किसका काम है, ग्लूबिमिन का। और प्रतिरक्षा तंत्र का विकास कौन करती है, इस ग्लूबिमिन प्रोटीन के 3 हिस्से होते हैं, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है गामा। और इसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करने वाला इसका जो भाग है वो कौन सा है, अल्फा भाग इसका क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करने का क्या करता है मित्रों, कार्य करता है। यहां तक की बात क्या हुई, संपन्न होती है। और आगे बढ़ते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एल्बुमिन और ग्लूबिमिन जो प्रोटीन है इसका निर्माण जो है वो कहाँ होता है, तो मित्रों इसका निर्माण होता है कहाँ, यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में। और यकृत को ही अपन क्या कह देते हैं, लीवर या यकृत में इसका क्या होता है, निर्माण। और बात को आगे बढ़ाऊं, आपसे पूछ लिया जाए कि इस प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है, इस प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है, तो मित्रों इस प्लाज्मा का जो निर्माण होता है, इस प्लाज्मा का निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा में। किस अस्थि मज्जा में, पीली अस्थि मज्जा में निर्माण होता है किसका, प्लाज्मा का। आपसे पूछे कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, यदि प्लाज्मा का रंग पूछे तो प्लाज्मा का रंग होता है कैसा, हल्का पीला रंग। कैसा पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग पाया जाता है किसका, प्लाज्मा का। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके बात आसानी से समझ में आई होगी। ये प्लाज्मा वाला पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। इसके साथ में देखो 2-3 चीज़ें और बताऊँ आपको मैं। दूसरा भाग था, एक तो प्लाज्मा वाला हमने कंप्लीट कर लिया। देखो रक्त को 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया था, ब्लड को 2 भागों में हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, जिसमें एक तो था अपना प्लाज्मा, एक तो था प्लाज्मा को मैंने बताया था 55% था, इसके बारे में हमने जानकारी जुटा ली। थोड़ा सा आगे बढ़े, दूसरा हिस्सा मैंने लिया था कणिकाओं वाला हिस्सा, और इस रुधिर कणिकाओं वाले भाग का जो प्रतिशत मात्रा थी वो कितनी थी, 45%। देखो इस कणिकाओं में 3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको अपन डीपली जाके पढ़ेंगे, डीपली अध्ययन इसका करेंगे। कणिकाओं में 3 चीज़ें हैं, एक आती है RBC जिसे कहते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी आती है WBC जिसे कहेंगे वाइट ब्लड कार्पसेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, या फिर श्वेताणु भी कहा जाता है, इसे रक्ताणु भी कह सकते हैं। और तीसरी आती है मित्रों प्लेटलेट्स। ये क्या है, एक तरह से कणिकाओं के प्रकार है, जो कोशिकाओं का हिस्सा अपन कह सकते हैं, एक तरह की क्या है, कोशिकाएं हैं। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनका भी अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। रक्त का यदि आपसे पूछ लिया जाए pH मान, यदि रक्त का pH मान पूछे तो रक्त का जो pH मान होता है मित्रों वो होता है 7.4। देखो ये pH जो मान होता है वो pH स्केल की सहायता से मापा जाता है। pH स्केल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इस pH स्केल के जो खोजकर्ता थे, इस pH स्केल के खोजकर्ता का जो नाम है वो है सोरेनसन। किस वैज्ञानिक ने pH स्केल को खोजा, सोरेनसन ने। इस पे 0 से लेकर 14 तक के अंक जो दिए हुए होते हैं, उनमें 0 से 7 तक, तो देखो देख लीजिए, यहाँ 0 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14 है। 0 से 7 के मध्य क्या होता है, अम्लीय। 0 के 7 के मध्य क्या होता है, अम्लीय। और 7 से 14 के मध्य क्या पाया जाता है, क्षारीयता का क्रम पाया जाता है। और 7 पे आपको पूछे तो क्या होगा, उदासीन। अब रक्त का pH कितना है, 7.4 है, यानी लगभग कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो ध्यान दें, जब 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो क्षारीयता के मान में धीरे धीरे क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी अपन कह सकते हैं जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रबलता के मान में क्या होती जाएगी, वृद्धि। लेकिन आप देखिए 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको क्या कह सकते हैं, रक्त कैसा है, दुर्बल क्षारीय। कैसा कह सकते हैं, रक्त को दुर्बल क्षारीय रक्त को कह सकते हैं। और क्वेश्चन बनता है कि रक्त क्या है, एक बफर विलियन है। रक्त का जो pH मान है या फिर रक्त जो है एक बफर विलियन है। केमिस्ट्री में अपन प्रयोग में लेते हैं बफर विलियन शब्द। बफर विलियन क्यों है रक्त, बता दूं आपको।
यदि रक्त के अंदर इस pH मान में यदि चाहे इसमें अम्ल डाला चाहे क्षार डाला जाए, चाहे इसमें रक्त के अंदर अम्ल मिक्स कर दिया जाए, क्षार मिक्स कर दिया जाए, इसके pH के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका pH मान में दोस्तों क्या रहता है, नो चेंज रहता है। यह हुई रक्त की सामान्य बेसिक जानकारी हमने यहाँ तक जुटा ली है। 2 भागों में ब्लड को डिवाइड कर दिया था। अब जो नेक्स्ट आने वाली अपनी क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कि रक्त का जो ये कणिकाओं वाला हिस्सा था, इस कणिकाओं वाले हिस्से में RBC, WBC और प्लेटलेट्स है, इनके बारे में विस्तृत जानकारी अपन जुटाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आसानी से ये जो बताया गया वो मैटर आपके समझ में आया होगा। यदि हमारी ये क्लास आपके आसानी से समझ में आई है तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अलविदा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।